कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो घुटने के बल बैठकर रो रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया है जो ये सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं। उसी वक्त एक साया हाथ में बंदूक पकड़े उसके पास बढ़ने लगा है और वो लड़की उस रो रहे लड़के के पास जाकर उसके सर पर गोली मार देती है। उसके अगले ही पल आसमान में एक प्लेन दिखाया जाता है जिसके अंदर से कोई तो नीचे गिर रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था। ऐसा लग रहा था कि वो सर में गोली लगने की वजह से अब मर चुका है, मगर तभी अचानक से वो जग जाता है। अगले सीन में हमें 7 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़का जिसका नाम चोई था वो आज अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। वो जाने से पहले अपने गर्लफ्रेंड जीसू को कॉल करता है। जीसू भी उसका हौसला बढ़ाती है। चोई भी बहुत कॉन्फिडेंट था, मगर जब वो रास्ते से जा रहा था तब एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधा चोई के पास आ गिरता है। वो आदमी लगभग मरने के हालत पर था। चोई उसके पास जाकर देखता है, मगर वो आदमी एम्बुलेंस आने के पहले ही चोई के ही हाथों में दम तोड़ देता है। फिर हमें चोई को इंटरव्यू में बैठे हुए दिखाते हैं, मगर उस आदमी ने उसके ही हाथों में अपना दम तोड़ दिया था, जिस वजह से चोई का इंटरव्यू में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। और उसे क्या पता था कि वो एक हादसा उसके जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, क्योंकि उसके बाद से चोई अगले 7 सालों के लिए जॉब ढूंढता रहा। उसके ऊपर एजुकेशन लोन वापस लौटाने का प्रेशर था, जिस वजह से चोई इसी तरह छोटे मोटे काम करने लगा ताकि वो उससे मिलने वाले पैसों से अपना गुजारा कर सके और एजुकेशन लोन को भी चुका सके। मगर एक दिन वो इसी तरह अपना फोन देख रहा होता है, तब उसके दोस्त ने उसे एक फोटो भेजी होती है जिसके अंदर उसके फ्रेंड की उसके होने वाली पत्नी के साथ तस्वीर थी। उसे देखने के बाद चोई को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि वो भी अपने गर्लफ्रेंड जीसू के साथ शादी कर एक आम सी जिंदगी जीना चाहता था। मगर 7 साल पहले के उस हादसे ने सारी चीजें बदल कर रख दी थी। चोई इसी तरह कोशिश करता रहता है और आखिरकार उसे वापस उसी 7 साल पहले वाले कंपनी में वापस से इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है। इस बार चोई जब इंटरव्यू देता है तब उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाता है। वो इंटरव्यू हॉल से बाहर आने पर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार तो पक्का जॉब मिल जाएगी। मगर तभी उसे एक कॉल आती है जिसके अंदर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसने जितने भी पैसे एक इन्वेस्टर को दिए थे वो इन्वेस्टर पैसे लेकर भाग गया है। चोई ने मेहनत से छोटे मोटे काम कर उन पैसों को इकट्ठा कर उस आदमी को दिए था। चोई अब निराश होकर थका हारा घर आता है, मगर घर आने पर उसे उसके घर का सारा सामान बाहर रखा हुआ दिखता है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। वो सामान असल में उसी के मकान मालिक ने रखा था, क्योंकि चोई ने पिछले कुछ महीनों से उसका किराया नहीं भरा होता। बेचारा चोई रात भर बारिश में उसी जगह बैठा रहता है। सुबह होने पर उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो जब उस मैसेज को देखता है तब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो मैसेज उसी कंपनी की तरफ से होता है जिस कंपनी में चोई ने कल इंटरव्यू दिया था। और उस मैसेज में लिखा था कि चोई इंटरव्यू में फेल हो चुका है, यानी अब उसके पास ना तो जॉब थी ना ही रहने के लिए घर था, और उसकी सारी जमा पूंजी भी वो इन्वेस्टर लेकर भाग गया था, जिसके बाद चोई पूरी तरह टूट जाता है। फिर रात होने पर चोई शहर के एक ऊंचे बिल्डिंग पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके उस मायूसी से भरी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। चोई को लगता है कि अभी उसके साथ जितनी भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे वही आज से 7 साल पहले वाला आदमी है जिसने उसके हाथों में अपना दम तोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो हादसा उसके साथ नहीं होता तो आज वो उसी कंपनी में काम कर रहा होता। चोई अब अपने जिंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि उसे अब जीने के बजाय मौत आसान लगने लगी थी। तभी चोई उस बिल्डिंग से कूद जाता है। कुछ देर के बाद हमें वापस से चोई और वही शुरुआत वाली लड़की दिखाई जाती है। चोई को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो तो उस बिल्डिंग से गया था, तो आखिर वो वहां कैसे आया। चोई उस लड़की से सवाल पूछता है कि क्या ये नर्क है, मगर वो लड़की मना कर देती है, क्योंकि उस लड़की को अभी भी चोई से बदला लेना था। चोई वापस से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने तो उस लड़की का कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता। तभी वो लड़की अचानक से चोई के पास आकर उसका गला पकड़ लेती है और उसे उस ऊंची जगह से सीधा नीचे फेंक देती है। नीचे कई सारे भयानक क्रीचर्स होते हैं, मगर पानी में गिरने के बाद चोई एक नए शरीर में जागता है जो किसी एरोप्लेन में बैठा होता है। वहां पर वो लड़की भी होती है। असल में वो लड़की डेथ थी, और क्योंकि चोई ने अपनी जान अपने हाथों से खत्म करने की कोशिश कर डेथ यानी उस लड़की का मजाक बनाया था, जिस वजह से चोई को अब एक भयानक पनिशमेंट मिलने वाली थी कि उसे इस तरह 12 लोगों के शरीर के अंदर भेजा जाएगा जिनके मरने के कुछ ही पल बचे हों, ताकि चोई 12 बार मरने के उस दर्द को महसूस कर सके। मगर उन सब के बीच अगर वो उन 12 लोगों में से किसी के भी बॉडी में रहकर मौत से खुद को बचा पाया तो वो बाकी की जिंदगी उसी के बॉडी के अंदर गुजार सकता था। मगर चोई को वो बात सुनने के बाद भी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने आप को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अभी जिस इंसान के शरीर के अंदर है वो उसी कंपनी के मालिक का बेटा है जिस कंपनी में वो काम करने के ख्वाब देखता था। मगर तभी डेथ चुटकी बजाकर गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही खराब मौसम की वजह से प्लेन जोर जोर से हिलने लग जाता है। तभी चोई को डेथ की बात याद आती है कि वो ऐसे 12 लोगों के शरीर के अंदर ट्रांसफर होगा जो मरने के एकदम करीब होंगे, इसलिए वो जल्दी से सीट बेल्ट लगाकर लाइफ जैकेट पहन लेता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि ये प्लेन जरूर क्रैश करने वाला है और डेथ की बात सच होने वाली है। मगर कुछ देर के बाद बाहर का मौसम वापस से ठीक हो जाता है और प्लेन भी सही तरीके
तरीके से उड़ने लगता है। प्लेन को वापस नॉर्मल तरीके से उड़ता देख चोई को यकीन ही नहीं आता, क्योंकि वो प्लेन क्रैश होने से बच चुका था। चोई उस प्लेन के अंदर जाकर उसे ठीक से देखने लगता है। तब प्लेन में कई सारी महंगी महंगी घड़ियां, महंगी महंगी चीजें रखी हुई होती हैं। उसे देखकर चोई को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं था कि वो आखिर किसके शरीर के अंदर है। तभी वहां पर अचानक से एक चमकता हुआ डायमंड आ जाता है और वो सीधा चोई के शरीर के अंदर चला जाता है। दरअसल वो चमकता हुआ डायमंड असल में उसी आदमी की यादें थी। उस डायमंड के अंदर जाते ही चोई को वो अभी जिसके शरीर में है उसकी सारी यादें दिखने लगी हैं। वो देखता है कि उस आदमी का नाम पार्क जीन है और वो उसी कंपनी के मालिक का बेटा है जिसके लिए काम करने के लिए वो इतने सालों से कोशिश कर रहा था। अब वो सारी चीजें अच्छे से समझ जाता है और उसके अंदर अब कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि वो प्लेन क्रैश से भी बच चुका था। इसलिए अब वो पार्क जीन बनकर ही उसकी ड्रीम लाइफ जीने की ठान लेता है। मगर उसका ये सपना कुछ ही देर के लिए रहता है, क्योंकि वो जिस प्लेन के अंदर था उसके लेफ्ट इंजन में अचानक से आग लग जाती है और उस वजह से पूरा प्लेन आग के लपटों में समा जाता है और चोई की जलकर वापस से एक दर्दनाक मौत हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो किसी अंधकार वाली जगह पर होता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है कि अभी तो 11 बार और बाकी है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तब वहां पर वही लड़की डेथ होती है। चोई उठकर डेथ के पास जाता है। तब वहां पर एक घड़ी रखी हुई थी। चोई के उसके पास जाते ही वो घड़ी उल्टी घूमकर 11 पर आकर रुक जाती है, यानी चोई के पास 11 जिंदगी और बची है। वहीं पर कुछ बंदूक की गोलियां भी रखी होती हैं। चोई डेथ से उसके बारे में पूछता है। तब डेथ बताती है कि वो 11 गोलियां हैं। हर एक नई जिंदगी मिलने से पहले डेथ चोई को एक गोली मारकर उस जिंदगी में भेजेगी। चोई डेथ से वापस से एक सवाल करता है कि जब वो गोलियां खत्म हो जाएगी तब क्या? डेथ चोई को बताती है कि उसे वो गोलियां खत्म होने से पहले किसी भी एक इंसान के बॉडी के अंदर जाकर उसके मरने से पहले खुद को बचाना होगा, इसीलिए उसे 11 चांस मिलेंगे। मगर अगर वो खुद को नहीं बचा पाया तो उसे नर्क में जाना पड़ेगा। फिर वो चोई को लेकर नर्क की उस धधकती बेरहम आग वाली जगह को दिखाने ले जाती है। अपने आंखों के सामने नर्क के इतने खौफनाक मंजर को देखकर चोई फूट फूट कर रोने लग जाता है और ये वही सीन था जो हमें कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था। अब नर्क के उस भयानक मंजर को देखने के बाद चोई ठान लेता है कि वो किसी भी हालत में 11 में से किसी एक इंसान को मरने से बचाकर अपनी बची जिंदगी उसी इंसान में बिताएगा। मगर वो इस बात से अनजान था कि वो जैसा सोच रहा है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस बार जब उसकी आंख खुलती है तब वो एक ऐसे इंसान के बॉडी के अंदर होता है जिसे एरोप्लेन से नीचे फेंका गया था और उसके पास पैराशूट भी नहीं होता। चोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो चमकता हुआ डायमंड उसके शरीर के अंदर चला जाता है। वो अभी जिसके शरीर के अंदर था उसका नाम सॉन्ग जे होता है। सॉन्ग जे एक खतरों से खेलने वाला खिलाड़ी था और आज 8000 मीटर ऊंचाई से बिना पैराशूट से छलांग लगाकर उस सेफ्टी नेट में लैंड करने का उसे चैलेंज मिला होता है, जिसके लिए सामने वाला स्पॉन्सर उसे 3 बिलियन कैश देने वाला था। अब चोई ने सॉन्ग जे की सारी यादें समझ ली थी और उसे समझ आ चुका था कि आखिर वो इस तरह से बिना पैराशूट के हवा में क्यों है। चोई के पास एक अच्छा मौका था, क्योंकि वो अगर उस सेफ्टी नेट में लैंड कर पाया तो वो उसकी बची जिंदगी सॉन्ग जे बनकर गुजार सकता था और उसके पास 3 बिलियन कैश भी होगी। उस चमकते हुए डायमंड के शरीर के अंदर जाते ही चोई को उस इंसान की सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि उसकी सारी एबिलिटी भी मिल जाती थी। और क्योंकि चोई अभी जिसके शरीर के अंदर था यानी सॉन्ग जे, वो बचपन से इस तरह के खतरनाक स्टंट करते आ रहा था, उस वजह से उसके अंदर अचानक से कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उसी कॉन्फिडेंस से उस सेफ्टी नेट की तरफ जाने लगता है। उसे पूरा यकीन था कि वो उस सेफ्टी नेट तक पहुंच जाएगा। चोई का वो स्टंट पूरी दुनिया के लोग देख रहे थे, मगर आखिरी वक्त पर चोई सेफ्टी नेट से कुछ दूर रह जाता है और 8000 मीटर आसमान से गिरने के बाद कौन ही जिंदा रह पाएगा। इस वजह से चोई दूसरी बारी भी मर जाता है और वापस डेथ के पास अपने असली शरीर में जागता है। मगर वो डेथ से शिकायत करने लगता है कि आखिर वो इन कंडीशन में खुद को किस तरह से बचाएगा जब बचने का कोई रास्ता ही ना हो। डेथ उससे कहती है कि वो सोचना तुम्हारा काम है और इस तरह से मौत के पहले होने वाले दर्द को महसूस करना ही उसकी खुद को खत्म करने की पनिशमेंट है। डेथ चोई से अपने आप को खत्म करने की वजह पूछती है। तब चोई उसे बताता है कि उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी। उसके पास ना ही पैसे बचे थे, ना ही कोई घर था और ना ही कोई जॉब थी, और उसने जिसे अपने दिल से चाहा था उसे भी उसने किसी और के साथ देख लिया था, क्योंकि मरने से पहले चोई अपने गर्लफ्रेंड जीसू से मिलने उसके घर गया था, मगर उसे जीसू किसी दूसरे लड़के के साथ गाड़ी से उतरते हुए दिखी थी। डेथ उससे पूछती है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने अपनों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। तब चोई उससे कहता है कि उसे खुद के सिवा किसी की परवाह नहीं थी, जिसके बाद डेथ चोई को तीसरी गोली मारती है। इस बार चोई की जब आंख खुलती है तब वो किसी स्कूल के अंदर होता है। वो सबसे पहले शीशा ढूंढता है, तब उसे पता चलता है कि वो किसी मिडिल स्कूल के बच्चे के शरीर के अंदर आ चुका है। तभी बाहर से वही चमका डायमंड उड़ते हुए चोई के अंदर जाता है। चोई अभी जिस लड़के के शरीर के अंदर था उसका नाम ह्यूक्सो था। ह्यूक्सो एक ऐसा लड़का था जिसे क्लास का बदमाश लड़का हर वक्त परेशान किया करता था, मगर ह्यूक्सो हर वक्त चुपचाप उस लड़के की सारी बात मान लेता था और ह्यूक्सो उसी लड़के से परेशान होकर खुद को खत्म करना चाहता था। चोई जब ह्यूक्सो की ये सारी यादें देखता है तब उसे खुद का डिसीजन याद आता है, क्योंकि वो भी जिंदगी से हार कर मौत को आसान समझ रहा था और उसी के वजह से आज उसकी ऐसी हालत है। मगर इन सब के बाद भी चोई ह्यूक्सो के शरीर के अंदर आकर खुश हो जाता है, क्योंकि जब वो खुद को खत्म नहीं करेगा तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो बदमाश लड़का
लड़का वापस उसके पास आकर उसे परेशान करने लगता है, मगर बदमाश लड़का इस बात से अनजान था कि वो अब ह्यूक्सो नहीं बल्कि ह्यूक्सो के शरीर में चोई है। चोई उस बदमाश लड़के पर पलटवार करता है और उसे सबक सिखाने लगता है, मगर उस बदमाश लड़के के मुंह पर डर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तभी एक दूसरा लड़का आकर चोई को उस बदमाश लड़के से दूर करता है। वो दूसरा लड़का बहुत ताकतवर था, जिस वजह से चोई उसके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि वो अब ह्यूक्सो के शरीर के अंदर था, जो एक कमजोर लड़का था। उसी वक्त टीचर क्लास में आते हैं, जिस वजह से सभी लड़के चुपचाप अपने जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर चोई सोचने लगता है कि अगर वो दूसरा लड़का बीच में नहीं आता तो वो उस बदमाश लड़के को आराम से हरा सकता था। तभी उसे डेथ की एक बात याद आती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। चोई जब ह्यूक्सो के घर जाता है तब उसे बहुत अजीब लग रहा था, भले ही अब वो उसी का घर था, मगर उसके लिए वो अभी नया था। तभी उसे फ्रीज पर एक चिट्ठी चिपकाई हुई दिखती है, जो ह्यूक्सो के मॉम ने रखी थी, जिस पर लिखा था कि उन्हें घर आने में देर होगी, इसलिए वो खाना खाकर सो जाए। मगर उस चिट्ठी को देखने के बाद चोई को अपने माँ की याद आने लगती है, क्योंकि उसकी माँ अभी भी जिंदा थी और उसने उनकी बिना परवाह करे इतना बड़ा कदम उठाकर अपने आप को खत्म कर दिया। कुछ देर के बाद चोई जब फोन देख रहा होता है तभी उसे उसी बदमाश लड़के का मैसेज आता है, जिसके अंदर वो कल स्कूल आते वक्त उसे 50,000 वन लाने के लिए कह रहा था। वो मैसेज देखने के बाद चोई उस बदमाश लड़के को सबक सिखाने की ठान लेता है। अगले दिन जब चोई क्लास में बैठा होता है तभी वो देखता है कि वो लड़का जो कल चोई और उस बदमाश लड़के के बीच में आया था, वो वॉशरूम के बहाने क्लास के बाहर चला गया है। चोई भी वॉशरूम के बहाने से उसका पीछा करते हुए वॉशरूम के अंदर जाता है और वहां जाकर वो उस लड़के से सीधा एक सवाल पूछता है कि क्या वो फाइट में उस बदमाश लड़के को हरा सकता है। उस बात को सुनने के बाद वो लड़का चोई के पर भड़क जाता है, मगर फिर भी चोई बिना डरे उससे एक और सवाल पूछता है कि वो उस बदमाश लड़के से ताकतवर होकर भी वो उससे क्यों डरता है, क्योंकि वो लड़का उस बदमाश लड़के का चुपचाप मार खा लेता था। मगर जब वो लड़का उसकी वजह चोई को बताने ही वाला होता है कि वो बदमाश लड़का वहां आ जाता है। वो लड़का दूसरे लड़के के पास जाकर उसे आखिर वो चोई के साथ क्या कर रहा है कर पूछता है। तब वो लड़का झूठ बोल देता है कि वो चोई को अपने हद में रहने के लिए कह रहा था, मगर वो लड़का चोई के सामने उस लड़के को छांटा मारकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। फिर वापस क्लास में आते वक्त वो लड़का चोई को उसके चुप रहने की वजह बताता है, क्योंकि उस बदमाश लड़के का एक कजन था जिसका नाम सियोंग हाई था। वो सीनियर कॉलेज का सबसे खतरनाक स्टूडेंट था, जिससे हर कोई डरता था। यही वजह थी कि वो अब तक चुप था, क्योंकि उसने अगर उस बदमाश लड़के को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो उसका वो कजन तुरंत आ जाएगा। अब चोई समझ जाता है कि वो उस बदमाश लड़के को जितना हल्के में ले रहा था उससे कई ज्यादा पेचीदा है। कुछ देर के बाद जब लंच का वक्त होता है तब चोई चुपचाप अपना लंच बॉक्स खा रहा होता है, मगर उसी वक्त वो बदमाश लड़का वापस से वहां आकर चोई को परेशान करने लगा है। लेकिन जब वो बदमाश लड़का वहां से जाने लगा है तब चोई उठकर अपना लंच बॉक्स ही उस बदमाश लड़के के सर पर डाल देता है और वहां से भागकर चला जाता है। वो बदमाश लड़का गुस्से में उस दूसरे लड़के से चोई को पकड़कर लाने के लिए कहता है, मगर वो लड़का भी बदमाश लड़के की बात नहीं सुनता, बल्कि उस बदमाश लड़के को ही अपने कपड़े बदल कर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स उस बदमाश लड़के पर हंसने लग जाते हैं। दरअसल ये सब चोई का ही प्लान होता है, क्योंकि उसने ही उस लड़के को बीच में पड़ने से मना किया था, और अगर वो बीच में नहीं आएगा तो बदमाश लड़के का वो कजन सियोंग हाइप भी उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन बदमाश लड़का अगले दिन उसके कजन के पास जाकर सारी बात बताता है और उससे मदद करने के लिए कहता है। उसका कजन तुरंत अपने लड़कों को लेकर क्लास की तरफ आने लगता है। वो क्लास में जाने के बाद सबसे पहले उस दूसरे लड़के के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या उसने बदमाश लड़के के ऊपर अपना लंच बॉक्स डाला था, मगर वो जब मना करता है तब वो उस बदमाश लड़के से पूछता है। चोई वहीं पर बिना किसी टेंशन के आराम से फोन देखते हुए बैठा होता है। बदमाश लड़का चोई की तरफ इशारा करता है, मगर जब उसका कजन चोई को देखता है तब उसे यकीन ही नहीं आता। वो गुस्से में चिल्लाकर बदमाश लड़के से सवाल पूछता है कि क्या इस लड़के के लिए उसने उन्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि चोई अब जिसके बॉडी के अंदर था वो दिखने में बिल्कुल एक मासूम लड़के जैसा था, और उस लड़के से बदमाश लड़के को डरता देख सियोंग हाइप गुस्से में अपने लड़कों को लेकर चोई को बिना कुछ करे वहां से जाने लगा है। बल्कि वो तो जाने से पहले बदमाश लड़के को ही आज से उससे न मिलने की धमकी देकर चला जाता है। यानी चोई का प्लान काम कर गया था और अब उसने स्कूल के उस बदमाश लड़के को भी सबक सिखा दिया था। उस रात चोई आराम से म्यूजिक सुनते हुए रास्ते से जा रहा था, मगर म्यूजिक के चक्कर में वो एक ट्रक के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर बिल्कुल सही समय पर ब्रेक को दबा देता है, जिस वजह से चोई की जान बच जाती है। मगर जब वो ट्रक वहां से चला जाता है तब अचानक से पीछे से कोई तो उसके सर पर वार करता है। चोई जब पीछे मुड़कर देखता है तब पीछे वही बदमाश लड़का खड़ा होता है, क्योंकि अब चोई के वजह से स्कूल में कोई भी उससे नहीं डरता था। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे थे और ये बात वो बदमाश लड़का सह नहीं पाता और चोई को बेरहमी से मारकर जान से मार देता है। चोई वापस से अपने ओरिजिनल बॉडी में जाता है और डेथ के पास जाकर वापस से उससे सवाल पूछने लगता है, क्योंकि उसने तो ह्यूक्सो को अपने आप को खत्म करने से रोकर उसकी जिंदगी को एक अच्छे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसके बावजूद भी वो खुद को मरने से नहीं रोक पाया। मगर इस तरह से चिल्लाकर बात करता देख डेथ चोई को उठाकर दूर फेंक देती है और उसे आइंदा इस तरह से बात करने से पहले 100 बार सोचने के लिए कहती है, क्योंकि चोई के ह्यूक्सो के शरीर में जाने से पहले ह्यूक्सो खुद के ही हाथों से खुद की जिंदगी खत्म करने वाला था। मगर चोई के ह्यूक्सो के शरीर में जाने के बाद उसने भले ही हालत बेहतर कर दिए
थे, मगर डेथ ने पहले ही बता दिया था कि जिस तरह से चोई डिसीजन लेता जाएगा उसी तरह सारी चीजें होती जाएंगी। यानी चोई का ह्यूक्सो के शरीर में होकर भी मरना कहीं ना कहीं उसके ही किसी ना किसी गलत डिसीजन के वजह से ही था। फिर डेथ वापस से चोई के ऊपर बंदूक को तान देती है क्योंकि अब चौथे शरीर में जाने की बारी थी, मगर वो गोली चलाने से पहले एक बात चोई से कहती है कि अब तो हालत और बदतर होते जाएंगे और ट्रिगर को दबा देती है। इस बार जब उसे होश आता है तब उसे एक कुर्सी पर बांध कर रखा होता है और उसके सामने कई सारे लोग खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी उससे सवाल पूछता है कि बताओ लड़की और पैसा कहाँ रखा है। इधर वो चमकता हुआ डायमंड अभी तक चोई के शरीर के अंदर नहीं गया होता, जिस वजह से उसे आखिर वहाँ चल क्या रहा है इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मगर चोई जब कुछ भी नहीं बता रहा होता तो उसके सामने बैठा वो आदमी गुस्से में उठकर एक हथौड़े को उठाकर चोई के ऊपर मारने वाला होता है, मगर तभी वो चमका हुआ डायमंड उड़कर चोई के अंदर चला जाता है। चोई अभी जिस इंसान के शरीर के अंदर था उसका नाम लीजू होता है। लीजू एक ऐसे गैंग के लिए काम करता था जो कई तरह के इलीगल काम करती थी। उस गैंग में एक लड़की थी जिसे लीजू पसंद करता था, मगर उस गैंग का जो बॉस था वो बार बार उस लड़की को परेशान किया करता था और वो पूरी गैंग का बॉस होने की वजह से लीजू कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए एक दिन वो उस लड़की के साथ वहां से भाग जाने का प्लान बनाता है, मगर जाने से पहले वो उसके बॉस के बैंक से 10 बिलियन वन चुरा लेता है। लेकिन इसके पहले कि वो ज्यादा दूर भाग पाता उस गैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं, मगर पकड़े जाने से पहले उसने उस लड़की को और पैसों को किसी जगह पर छुपा दिया था और यही सवाल वो आदमी चोई से पूछ रहा था। अब चोई को पूरा सीन समझ आ जाता है, मगर क्योंकि उस डायमंड के अंदर जाते ही चोई को लिज्जू की सारी एबिलिटी मिल चुकी थी, इसलिए उस आदमी के हथौड़ा मारने से पहले चोई उसे लात मारकर दूर कर देता है और उस कुर्सी से बंधे होने के बावजूद भी उन लोगों से लड़ने लगा है, क्योंकि जिसका वो शरीर था यानी लिज्जू उस गैंग का सबसे काबिल गैंगस्टर था, इसलिए उसे फाइट करना अच्छे से आता था। चोई कुछ ही देर में वहां मौजूद सबको मारकर खत्म कर देता है और एक बाइक लेकर उस ट्रक से नीचे उतर जाता है, मगर चोई के भाग जाने की खबर उस बॉस को मिल जाती है और वो चोई को मारने के ऊपर 2 बिलियन वॉन का इनाम रख देता है। देखते ही देखते वो खबर शहर के सभी शूटर्स तक पहुंच जाती है और वो सभी चोई का पीछा करने लगते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी वो खबर मिल जाती है और वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। चोई उन लोगों से बचने के चक्कर में बाइक लेकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, मगर बिल्डिंग के अंदर घुसते ही वो सभी शूटर्स चोई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी चोई सामने के उस लिफ्ट को देखता है और बाइक को लेकर सीधा उस लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। वो उस लिफ्ट से बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाता है, मगर शायद यही उसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि अब उसके पास वहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि वो सभी उसका पीछा करते हुए छत पर आ चुके थे और वो बॉस भी बंदूक के साथ वहां पहुंच गया था। वो चोई पर बंदूक उतान कर उसे अपने आप को सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर चोई के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था, क्योंकि वैसे कभी ना कभी तो वो अभी जिसके शरीर के अंदर है वो मरने ही वाला था। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है और बाइक के साथ उस इतने ऊंचे बिल्डिंग के छत से कूद जाता है, मगर खुशकिस्मती से वो सीधा जाकर साइड वाले बिल्डिंग के उस स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरता है। पानी के अंदर गिरते ही उसका फोन भी बंद पड़ जाता है, उस वजह से उसका वो ट्रैकर भी ऑफ हो जाता है, जिससे वो सभी चोई के पीछे आए थे। अब चोई अपने कपड़े बदल कर सीधा उसी लड़की के पास जाता है जिसे वो पसंद करता था। उसने उस लड़की को एक अनजानी जगह पर छुपाया था। चोई को यानी उस लड़की के लिए लीजू को देखने के बाद वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। चोई को लगता है कि वो लड़की सच में उससे यानी लीजू से प्यार करती है। वो लड़की चोई से उन पैसों के बारे में पूछती है, तब लीजू वही एक बोट की तरफ इशारा करता है, मगर उसके अगले ही पल वो लड़की जो इतने समय से चोई के लिए परेशान होने का नाटक कर रही थी वो चोई के ऊपर बंदूक उतान देती है और इसके पहले कि चोई कुछ समझ पाता वो लड़की उसके सर में गोलियां मारकर उसे जान से मार देती है। जब चोई डेथ के पास उस अंधकार वाली जगह पर जागता है तब डेथ भी उसके ऊपर हंसने लगती है, मगर चोई मन ही मन कुछ और ही सोच रहा था। डेथ को लग रहा था कि चोई ने उस लड़की को सच में पैसों का पता बता दिया है, मगर असल में चोई ने उस लड़की से झूठ बोला था और वो अब जिसके भी शरीर में जन्मेगा सबसे पहले जाकर उन पैसों को निकालने का उसका प्लान होता है। मगर जब 5वीं गोली चलती है तब चोई की आंख एक जेल के कैदी के रूप में खुलती है, यानी अब वो चाहकर भी उन पैसों को नहीं ले सकता था, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लग जाता है। उसी वक्त एक अफसर आकर उसे वापस से उसके सेल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसी की तरह बाकी कैदी भी होते हैं। चोई एक लड़के से जाकर पूछता है कि उसे कब तक इस जेल से छोड़ा जाएगा, क्योंकि चोई अभी जिसके शरीर में था उसकी यादें अभी तक उसे नहीं मिली थी। वो लड़का चोई से कहता है कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकते हो, क्योंकि वो दोनों भी 4 दिन के बाद उस जेल से रिहा होने वाले थे। वो लड़का सिर्फ चोई को 4 दिनों के लिए सिर्फ अपने गुस्से को काबू करने के लिए कहता है और उस साइकोपैथिक मर्डरर से पंगा न लेने के लिए भी कहता है। चोई को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो साइकोपैथिक मर्डरर है कौन और वो लड़का उसे अपने गुस्से पर काबू करने के लिए क्यों कह रहा है। वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही उनके सेल का दरवाजा वापस से खुलता है और वही साइकोपैथिक मर्डरर दरवाजे से सेल के अंदर आता है। उसके अंदर आते ही चोई देखता है कि सभी लोग उससे बहुत डरते थे, मगर जब चोई उस साइकोपैथिक मर्डरर का चेहरा देखता है तब वो और कोई नहीं बल्कि वही बदमाश लड़का था जिसने चोई को जब वो ह्यूक्सो के शरीर के अंदर था तब कुचल कुचल कर मार डाला था। उसी वक्त बाहर से वो चमकता डायमंड उड़कर चोई के अंदर चला जाता है। चोई इस बार जिस लड़के के शरीर के अंदर था उसका नाम ताई संग था, जिसका बचपन से एक MMA फाइटर बनने का ड्रीम था, मगर उसके घर
घर की हालत इतनी खराब थी, उसके माँ के ऊपर कई लोगों का कर्जा था और वो बार बार आकर उसके माँ से पैसे मांगते रहते थे। एक दिन इसी तरह ताइसंग को किसी अनजाने शख्स की कॉल आती है। वो शख्स ताइसंग को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और उसे 200 मिलियन देने का वादा करता है, मगर उसके लिए उसे एक इल्जाम अपने सर लेना होगा, क्योंकि उस आदमी के बॉस ने किसी औरत को अपने गाड़ी से उड़ा दिया था और वो अस्पताल में बहुत बुरी हालत में एडमिट होती है। वो आदमी ताइसंग को उसका सारा इल्जाम अपने सर लेने के लिए कहता है और ताइसंग की उम्र सिर्फ 18 साल थी, जिस वजह से उसे सजा भी नहीं मिलेगी। ताइसंग को पैसों की बहुत जरूरत थी, जिस वजह से वो उस इल्जाम को अपने सर लेने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जब कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है, तब जो औरत अस्पताल में थी उसकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से ताइसंग को 2 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ता है। और जेल में जाने पर उसका सामना उसी बदमाश लड़के से होता है जो सबके सामने एक साइकोपैथिक मर्डरर बनने का नाटक कर रहा था। मगर क्योंकि अब चोई ताइसंग के शरीर के अंदर आ चुका था और उसे सब पता था कि वो बदमाश लड़का एक मासूम लड़के को मारकर उस जेल के अंदर आया है और वो मासूम लड़का चोई ही था, इसलिए वो गुस्से में बदमाश लड़के के पास जाकर उसे पीटने लगता है। सेल के बाकी कैदी उस बदमाश लड़के को साइकोपैथिक मर्डरर समझकर बहुत ज्यादा डरते थे और चोई को इस तरह से उसे पीटता देख उन्हें यकीन ही नहीं आता। बदमाश लड़के को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चोई उसे मार क्यों रहा है, क्योंकि वो भी इस बात से अनजान था कि उसने जिसे जान से मारा था अभी वही उसके सामने खड़ा है। चोई से इतना मार खाने के बाद बदमाश लड़के की भी असलियत सामने आ जाती है और वो गिड़गिड़ाकर चोई से माफी मांगने लगा है। हालांकि बदमाश लड़के को भी पता नहीं था कि आखिर वो माफी क्यों मांग रहा है। चोई बदमाश लड़के की सारी असलियत सेल के बाकी कैदियों को भी बता देता है कि वो कोई साइकोपैथिक मर्डरर नहीं है और वो एक मासूम लड़के को धोखे से मारने के जुर्म में जेल में आया है। जिसे सुनने के बाद वो सभी कैदी बदमाश लड़के को मिलकर पीटने लगते हैं, क्योंकि उसने आज तक उन्हें बहुत डरा कर रखा था। फिर अगले दिन चोई जेल के अंदर काम कर रहा होता है। तभी ये कैदी जो लकड़ी को काट रहा था वो उस मशीन के ब्लेड को चोई की तरफ इशारा कर उसके ऊपर छोड़ देता है। चोई एन वक्त पर खुद को बचा लेता है, मगर वो ब्लेड दूसरे कैदी को जाकर लग जाता है। पुलिस आकर तुरंत उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, मगर अब वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं था, जिस वजह से वहाँ मौजूद कैदी चोई को अजीब तरीके से देखने लगते हैं, मानो वो उसे जान से मारना चाहते हो। दरअसल उन सभी कैदियों को चोई को जान से मारने के लिए कहा गया था और वो उसी आदमी ने कहा था जिसके लिए चोई जेल में आया था। क्योंकि जब चोई को पता चला था कि उसे 2 सालों के लिए जेल होने वाली है, तब चोई ने उस आदमी से 200 मिलियन के बजाय 1 बिलियन मांग लिए थे, वरना वो सारी हकीकत पुलिस को बता देगा। इस तरह की धमकी भी उसने उस आदमी को दी थी, जिस वजह से अब वो आदमी चोई को भी मरवाना चाहता था। चोई का वो दोस्त इतने सारे कैदियों को देखकर डर के मारे बाहर भाग जाता है। चोई को भी लगने लगता है कि शायद उसका 5वां चांस भी यहीं पर खत्म होने वाला है। वो सभी कैदी चोई पर मिलकर हमला करते हैं, मगर चोई अभी जिसके शरीर के अंदर था, यानी ताइसंग बचपन से MMA फाइटर की ट्रेनिंग करता आ रहा था, जिस वजह से वो बड़े आसानी से उन सभी कैदियों को अकेला ही हरा देता है। तभी चोई का वही दोस्त रॉड लेकर वापस भागकर अंदर आता है, क्योंकि वो डर कर नहीं बल्कि उन लोगों से लड़ने के लिए कुछ ढूंढने गया था। वो देखकर चोई भी मुस्कुराने लग जाता है। फिर रात होने पर जब सभी कैदी सो रहे होते हैं, उसी वक्त वो बदमाश लड़का अचानक से उठकर बाहर चला जाता है और किसी चीज को नुकीला करने लगा है, यानी वो अब चोई को वापस से जान से मारने वाला था। मगर तभी चोई वहां आकर उस बदमाश लड़के से उस नुकीले चीज को छीन लेता है। चोई समझ जाता है कि वो बदमाश लड़का वापस से उसे जान से मारने की कोशिश करने वाला था। उस वजह से चोई को बहुत गुस्सा आता है और वो एक वक्त के लिए उस बदमाश लड़के को जान से मारने की सोचता है, मगर अगर उसने ऐसा किया तो उसे वापस से जेल के अंदर कुछ सालों के लिए रहना पड़ेगा और वो 4 दिन में ही रिहा होने वाला था। लेकिन चोई उस बदमाश लड़के को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहता था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ह्यूक्सो से जुड़ी कुछ बातें उस बदमाश लड़के से करने लगा है, जो सिर्फ ह्यूक्सो को ही पता थी। वो सुनने के बाद बदमाश लड़का चोई से सवाल करता है कि आखिर उसे वो सब कैसे पता। तब चोई उसे झूठ बोलता है कि उसे मरे हुए लोगों की आत्मा दिखती है और वो उनसे बात कर सकता है। वो बदमाश लड़के से कहता है कि ह्यूक्सो की आत्मा यहीं पर है और वो उससे बदला लेना चाहती है, जिसे सुनने के बाद बदमाश लड़का तो डर के मारे अपने पैंट ही गीली कर देता है। फिर इसी तरह अब चोई के रिहाई का दिन आता है। वो अपने दोस्त के साथ जेल से बाहर आता है। बाहर वही आदमी चोई का इंतजार कर रहा था, जिसने उसे वो इल्जाम अपने सर लेने के लिए कहा था। चोई उसके गाड़ी में जाकर बैठता है। वो आदमी वादे के मुताबिक चोई को पैसे देने लगता है, मगर चोई पैसे लेने से मना करता है और वो सारी बात किसी से नहीं कहेगा ऐसा वादा कर वहां से चला जाता है, क्योंकि चोई अब किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो वहां से निकलने के बाद सीधा एक बोट के सहारे किसी अनजानी जगह पर जाता है। दरअसल चोई ने वहां वो 10 बिलियन वन छुपा कर रखे होते हैं, जिसे उसके पिछले वाले जिंदगी में लिज्जू ने उस गैंग के बॉस से चुराए थे। चोई इतने सारे पैसे देकर बहुत खुश हो जाता है। वो थोड़ी देर उसी जगह आराम करता है। कुछ देर के बाद फोन के आवाज से उसकी नींद खुलती है और वो फोन उसी के मां का था, यानी वो अभी जिसके शरीर के अंदर था, यानी ताइसंग के मां का। उनसे बात करने के बाद ताइसंग को अपने मां की याद आने लगती है। फोन में वो चोई से घर कब आ रहा है कर पूछती है, जिसके बाद चोई सीधा एयरपोर्ट पर जाता है। वो अपने साथ वो पैसों का बैग भी लाया होता है, लेकिन वो सबसे पहले उन पैसों को 2 हिस्सों में बांट देता है, क्योंकि वो एक पैसों का बैग अपने मां को यानी ताइसंग के मां
माँ को देने वाला था, क्योंकि उस डायमंड के शरीर में जाने के बाद चोई ने देखा था कि ताइसंग के माँ के ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा है और वो उन्हें बार बार परेशान करते थे। वो आधे पैसों का बैग उसी एयरपोर्ट के लॉकर के अंदर रख देता है, मगर उसे 4 दिनों के अंदर अंदर उस बैग को लॉकर से निकालना पड़ने वाला था, वरना वो बैग एयरपोर्ट वाले जब्त कर देंगे। फिर चोई कुछ देर के बाद गलियों से होते हुए घर की तरफ जा रहा होता है, तभी अचानक से पीछे से कोई तो आकर उसके ऊपर चाकू से वार कर देता है, जिस वजह से चोई बुरी तरह से घायल हो जाता है। चोई जब उस आदमी को देखता है तब वहाँ पर चाकू लिए कोई अनजान आदमी खड़ा होता है। चोई को लगता है कि उसे उसी आदमी ने भेजा है जिसका इल्जाम लेकर वो जेल के अंदर गया था, मगर वो आदमी असल में उस लड़की का पिता होता है जिसे गाड़ी से उड़ाने के जुर्म में चोई अंदर गया था और उस हादसे में वो लड़की मर चुकी थी। उसी का बदला लेने के लिए अब वो आदमी चोई को जान से मारने वाला था। चोई को वो सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है और वो उस आदमी से सॉरी भी कहता है, मगर उसी वक्त वो आदमी किसी के कदमों की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त वहीं चोई का वो जेल के अंदर वाला दोस्त वहाँ पर आता है, जिसे देखने के बाद चोई थोड़ी राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो बच जाएगा। मगर चोई का वो दोस्त अचानक से अपने जेब से चाकू को निकाल देता है और चोई के पेट में चाकू घोंप कर उसे मार डालता है, क्योंकि जिस तरह से ताइसंग को इल्जाम अपने सर लेने के लिए पैसे मिलने वाले थे, उसी तरह उस आदमी ने चोई के उस दोस्त को उसे मारने के लिए 100 मिलियन दिए थे। और उस दिन जब कुछ कैदी चोई को मारने वाले थे, तब उसका वो दोस्त भागकर रॉड उन कैदियों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि चोई को मारने के लिए ले आया था, क्योंकि वो जेल के अंदर से ही चोई को जान से मारना चाहता था और वो तो बस उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करता आ रहा था। अब चोई 5वीं बार मरने के बाद वापस उस अंधकार वाली जगह पर जागता है, मगर इस बार उसके आंखों में आंसू थे, क्योंकि मरते वक्त उसे अपने माँ की यानी ताइसंग के माँ की कॉल आ रही थी। वो डेथ के पास जाकर वापस उसे शूट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने घर जाने से पहले आधे पैसों का वो बैग उस एयरपोर्ट के लॉकर में रखा था, जिसे निकालने के लिए उसके पास सिर्फ 4 दिनों का समय था। डेथ भी चोई की बात मानकर उस पर बंदूक तो तान देती है, मगर शूट करने से पहले उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। चोई को उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आता, मगर जब छठी बार गोली चलती है तब चोई किसी कॉफी शॉप के अंदर होता है, मगर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था, क्योंकि वो इस बार एक बच्चे के रूप में जन्मा होता है। तब जाकर उसे डेथ के उस स्माइल की वजह समझ आती है, मगर अब वो इस हालत में एयरपोर्ट पर जाकर उन पैसों को नहीं निकाल सकता था, जिस वजह से चोई जोर जोर से रोने लग जाता है। उसी वक्त वहाँ पर उस बच्चे की माँ आकर उसे गाड़ी के अंदर ले जाती है। चोई को लगता है कि कम से कम वो अब छोटा बचा था, जिस वजह से अब उसे कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, मगर उसकी ये गलतफहमी कुछ ही देर में दूर हो जाती है, क्योंकि उस बच्चे के माता पिता दोनों बहुत अजीब थे। माँ हर वक्त उस पर चिल्लाते रहती थी, पिता तो जानबूझकर उसे एक्सपायर हुआ खाना खिलाते थे, मानो उन्हें वो बच्चा चाहिए ही नहीं था। मगर एक दिन इसी तरह उनके घर पर एक अफसर और एक औरत आती है और वो दोनों भी चाइल्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से आए थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वो दोनों उनके बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मगर जब वो बच्चे को यानी चोई को देखने लगते हैं, तभी बच्चे का पिता एक कार्ड उन्हें दिखाता है, क्योंकि वो खुद चाइल्ड वेलफेयर में काम करता था, जिसके बाद वो दोनों शायद उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है समझकर वहाँ से चले जाते हैं। मगर उन दोनों के जाते ही बच्चे की माँ, जो पहले ही छोटी छोटी बात पर बच्चे पर भड़क जाती थी, वो गुस्से में चोई के पास जाकर उसे देती है। अब चोई के 6 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी और इस बार तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इन सब के बीच उसके पास अभी भी उस लॉकर से उन ढेर सारे पैसों से भरे बैग को निकालने का एक चांस था। चोई को अभी भी उन पैसों की परवाह थी, मगर वो शायद भूल चुका था कि उसके पास अब सिर्फ 6 जिंदगियां बची थी और उसे उनमें से किसी एक के अंदर जिंदा रहना होगा, वरना उसे नर्क के अंदर डाल दिया जाएगा। तो क्या आने वाले जिंदगी में चोई सही समय पर उस पैसों से भरे बैग को निकाल पाएगा, और क्या वो उन बची 6 जिंदगी में से किसी एक के अंदर खुद को जिंदा रख पाएगा? और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते जाएगी, कहानी में रोमांच से भरे कई सारे ट्विस्ट्स आते जाएंगे, कई सारी ऐसी बातें पता चलेगी जिसे देखकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। तो इस कहानी के दूसरे पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पार्ट 2 कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया तो हम पार्ट 2 जल्द ही ले आएंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी ही।